नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। 2020 के दिल्ली दंगों पर बड़ा अपडेट आया है। उमर और शर्जील को बेल नहीं मिली है, बाकी 5 आरोपियों को सशर्त जमानत मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत आज यानी सोमवार को 2020 से दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ा जो साजिश था या बड़ी साजिश थी, उस मामले में उमर खालिद को और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों को जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका ठुकरा दी है। दोनों आरोपी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनका मामला सभी कैदियों से इतर है, यानी कि अलग है। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है, लेकिन सशर्त जमानत यानी कंडीशन के आधार पर, शर्त के आधार पर। आपको बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मेरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद ने जमानत याचिकाएं दायर की है, याचिका दायर की थी और दोनों आरोपी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया, यानी कि शर्जील इमाम को जो है अब उनको अभी बेल नहीं मिली है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी बेल नहीं मिली है, बाकी 5 आरोपियों को कंडीशनल बेल मिल गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा सोनकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से आज उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहना था? और बाकी 5 को बेल मिल गई लेकिन इन दोनों को बेल नहीं मिली, क्या कुछ पूरी खबर है? थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल शिवम, जिस तरह से आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई थी दिल्ली दंगों के मामले को लेकर। उसमें आरोपी जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम को है जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था, पहले भी फैसला, उसी फैसले को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि 5 कई आरोपी थे, जिसमें अन्य 5 आरोपियों को जो है वो 12 शख्सों के साथ साथ जमानत दी है। और जो उमर खालिद जो मुख्य आरोपी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको जो है जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब 1 साल तक किसी भी जमानत याचिका नहीं कर सकते। तो कहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर, उमर खालिद और शर्जील इमाम के जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया है आरोपियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं इनका जो है वो ट्रायल भी वो नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं साजिश है जिससे कहीं को जमानत नहीं दी गई। और इनके खिलाफ जो है जो सबूत बताया गया था कि दिल्ली पुलिस के पास सबूत है, तो कहीं ना कहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से ये कहना है कि जो सबूत है, जो दिल्ली दंगा मामले से जुड़े सबूत है, और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये षड्यंत्र रचा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है याचिका में ये कहा गया कि जो दंगा आरोपी है उनकी तरफ पूरे सबूत है, जो कि तय करने की राष्ट्रीय ताकीद की जगह उसमें जो है पूरी तरह के सबूत पेश किए गए हैं कि इन्होंने दंगा भड़काने को और जो भड़काऊ भाषण थे इनकी तरफ से शो किए गए थे, जो दिल्ली पुलिस ने टेबल पर रखे थे। कोर्ट में भी, दिल्ली हाईकोर्ट में वही फैसले थे और बिल्कुल जो आदेश है वो दे दिया था कि इनको जो जमानत याचिका वो खारिज की जाए। तो कहीं ना कहीं साथ साथ जो अब इन्होंने दूसरी पोजीशन दायर करी, उन्होंने चुनौती दी दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को, लेकिन उस फैसले को है सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा। कहीं ना कहीं 12 शर्त दिए अन्य 5 आरोपियों को, जिसमें की एक महिला जो है मोमिन महिला, उनको भी जमानत दे दी गई है 12 शर्तों के साथ। कृष्णा, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, यानी हर जगह से उमर और शर्जील इमाम को निराशा ही हाथ लगी है। कानूनी दांवपेच के आधार पर भी बाकी 5 को तो बेल मिल गई, इन दोनों को नहीं मिली। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो दलील थी उसके आधार पर जमानत नहीं दी, अब इनके पास क्या कानूनी दांवपेच बचते हैं? किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और अब इसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं शिवम की कानूनी दाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ठुकरा दिया जमानत याचिका की 1 साल तक जो है किसी भी तरीके से जमानत याचिका को अब चैलेंज नहीं करेंगे, जमानत याचिका नहीं मांग सकेंगे, ऑपरेशन दायर करने की साफ इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं खबर है उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी लंबी बहस चली थी, पूछने को मिला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ जो दूसरी जो आरोपी है उनकी तरफ से बहसबाजी हुई। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया, क्योंकि एक
खबर सामने आई दंगा आरोपियों के लिए कि कहीं ना कहीं दंगा आरोपियों ने भी बताया कि जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, जिस तरह से जमानत याचिका को लेकर जमानत 5 अन्य आरोपियों को दी, लेकिन इनको जमानत देनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनके वकीलों ने भी ये कहा कि ये जो साजिश है ये साजिश की गई है, तो दंगा आरोपियों में इनका नाम नहीं है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि इनको भड़काऊ भाषण, कहीं एक बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रपति का उस टाइम दौरा होना था, तो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली में इसका समेत पूरे देश में इनका एक लगाया गया है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे थे कि पूरे देश में किस तरह से दंगा भड़काया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी खुलकर आई थी, जिसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को देखते हुए तकरीबन 40 मिनट की बहस करी और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आरोपी मुख्य आरोपी साजिश करता है, तो साजिश करता को अभी फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले 5 साल और 3 महीने हो चुके हैं ये दोनों जेल में हैं, इसके अन्य आरोपी वो भी जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनको अभी और जेल में रखना पड़ेगा, अभी 1 साल तक कोई भी जमानत याचिका की अपील नहीं दायर कर सकते। जी कृष्णा, जिस तरीके से आज सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई जिस चीज का हवाला शर्जील इमाम और उमर खालिद दे रहे हैं, अनुच्छेद 21 का, यानी कि जीवन का अधिकार का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि ये कानून भी जो फिर पूरे नियम है उनसे परे नहीं है। यानी कि जिस यूएपीए की धारा 15 यानी आतंकवादी गतिविधि का जिक्र किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको मान रहा है कि भाई अगर इतना बड़ा दंगा हुआ, फसाद हुआ, इसका जो सेंटर था वो शर्जील और उमर ही थे, बाकी 5 को तो कंडीशनल जमानत दे दी गई। वो क्या कंडीशन थी एक बार वो बता दीजिए अगर आपके पास जानकारी हो पर्याप्त तो। दूसरा ये कि आप जब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि मामला इतना हल्का नहीं है, फिर तमाम जो कानूनी दांवपेच बचते हैं वो अब क्या बचते हैं, किस तरीके से उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब ये क्या आगे स्टेप लेंगे, इनको किस तरह से जमानत मिलेगी और मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल शिव, आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। तो कहीं ना कहीं ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमानी नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि यूएपीए जो धारा लगाई गई है कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है, जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जमानत उनको नहीं मिली। तो मुख्य तौर पर मुख्य साजिश करता है जिनको जमानत नहीं दी गई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का पूरा व्याख्यान किया था और उसके तौर पर जो है जो विरोधी जो आरोपी था, आरोपी की तरफ से कुछ बड़ी बातें की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया ने तो कहीं ना कहीं अब 1 साल तक जो है इंतजार करना पड़ेगा इनको कि अगले जमानत, लेकिन 5 जो अन्य आरोपी है उनको जो जमानत दी गई है वो 12 शर्तों के साथ जमानत दी गई। ठीक है कृष्णा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिली है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि जितना आसान या एक तरीके से कहें कि जितनी कंडीशन लगा करके बाकी 5 आरोपियों को बेल दे दी गई वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती शर्जील इमाम और उमर खालिद पर। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज और नए साल का ये पहला सत्र है। 8 जनवरी तक ये पूरा सेशन चलने वाला है। प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी और आपको बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अभिनंदन करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सभी को चर्चा के लिए बुलाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नए साल का यह पहला सत्र है और प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए। यह बीमारी जो 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार की देन है। सीएजी रिपोर्ट शीश महल की भी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। मंत्री आशीष सूद ने कहा यह दिल्ली विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया है जो 4 दिन के लिए है, यानी कि 8 जनवरी तक ये विशेष सत्र चलने वाला है। यानी कि इस बार जोरदार जो बहस है वो देखने को मिलेगी दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान। देखिए, ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है
और आज एलजी का अभिभाषण होगा। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में एलजी चर्चा करेंगे और डिटेल में बाकी सब बातें अभी आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे ही। दिल्ली की विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के लिए विधानसभा बुलाई गई है। 4 दिन की विधानसभाएं स्पेशल सेशन गाली देने के लिए बुलाए जाते थे। को पहले तो बधाई देता हूँ। ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सब के लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी तो प्रदूषण कम सीमा में जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट आने की भी खबर है। प्रदूषण पे भी चर्चा बिल्कुल लाएंगे जी, प्रदूषण पे चर्चा होनी चाहिए। 11 साल की बीमारी जो हमें मिली है, आम आदमी पार्टी ने दी और उससे 15 साल की कांग्रेस ने दी। 1985 के अंदर ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि दिल्ली की हवा गंदी है। 85 से लेकर 2025 तक ये जो एक लगभग 40 साल का वक्फा निकला है, इसमें कोई भी सरकार नाकाम रही। ये सारी बातें तो कैग रिपोर्ट की भी जानकारियां हैं, वो आनी चाहिए। शीश महल की भी जानकारी आनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियां पब्लिक के सामने आएंगी। सर, सुबह पूरी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें कुछ खास रहा नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने सबको अपनी बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो रूटीन की बैठकें हर रोज होंगी। अभी भी थोड़ी तो हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। कृष्णा, आज से दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो चुका है। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है और क्या जो जोरदार बहस का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या वो भी देखने को मिल सकता है? कृष्णा, बिल्कुल, आपको बता दूं कि विधानसभा का सत्र वो स्टार्ट हो चुका है। शुरू में जो उपराज्यपाल है उन्होंने अभिनंदन किया है और उन्होंने भाषण देकर इसकी शुरुआत कर दी है। आज से ये सत्र जो है 4 दिन के लिए चलेगा और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गर्मजोशी ज्यादा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में लगातार जो जिस तरह से देखने को मिला कि एक दूसरे पर तीखे वार चलते रहे, तीखे हमले चलते रहे, तो कहीं ना कहीं वहीं पर भी जो विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने ये कहा है कि कैग रिपोर्ट जो है, सीएजी की रिपोर्ट जो पेश करेगी पिछली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है कैग रिपोर्ट को लाया जाएगा पटल पर और उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे दिल्ली को दिखाया जाएगा कि क्या कुछ किया गया था। और उसके साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से ये कहा था कि अब जो है पर्यावरण और पानी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो विपक्षी पार्टी है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने के इरादे से बिल्कुल जो पहुंची है और कहीं ना कहीं बात की जाए तो बेहद गर्मी देखने को मिलेगी। जिस तरह से जो दिल्ली के मंत्री है मनजींदर सिंह सिरसा, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि दोनों पार्टी चाहे वो विपक्ष हो या सत्तापक्ष हो, दोनों को चर्चा में भाग लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ज्यादा जो बहस का विषय है उसको ज्यादा तीखा नहीं करना चाहिए। तो कहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से बोला गया मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कि
ये पहला सत्र है और आज ये उपराज्यपाल के सदन को संबोधित करेंगे। पहले शुरुआत में कहा गया था और ये कहा गया कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिछले 11 महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार ने कई ऐसे काम किए जो कि पिछली सरकार ने 11 सालों से ऐसे काम नहीं किए। साफ तौर पर ये बयान दिया गया है मजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से और ये भी कहा गया कि प्रदूषण पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो कि जो विपक्ष पार्टी है वो यही चाहती है कि प्रदूषण से लंबी बहस चले, उससे बताया जाए कि किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि ये समस्या पिछली 11 साल से पुरानी समस्या आम आदमी पार्टी सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार ने पैदा कर रखी है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी आज विधानसभा में इनका बंडाफोड़ करेगी। किस तरह से पिछले 11 सालों से जो प्रदूषण की इन्होंने गति दी थी और कहीं ना कहीं इनकी सरकार जो है 11 महीने की सरकार हो चुकी है और इन 11 महीनों के दौरान जो है प्रदूषण को कम किया। ये सबसे वो बयान है दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का। लेकिन अभी जो है लंबा समय है क्योंकि 4 दिन सदन चलेगी और कहीं ना कहीं इसमें देखने को ये मिलेगा कि कई तरह से वॉकआउट भी किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टी उन्होंने पूरा मन बना रखा है कि सरकार को एक तरफा घेरने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, कई सारी समस्याएं जो लेकर जो विधानसभा में कई लंबी बहस छिड़ेगी। सरकार में बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने काफी तैयारी कर रखी है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो पिछले 11 सालों से जो अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही थी उसको गिरने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं उनके बारे में जनता को बताया जाएगा कि किस तरह से जो है इन्होंने जो खर्च किए थे या फिर भ्रष्टाचार की जो बातें उसमें कही गई है तो वो कहीं ना कहीं पटल पर रख कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगा कि कई गर्मजोशी देखने को मिलेगी। अभी सन का माहौल है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो है वो गर्मजोशी से शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं देखने की ये बात होगी कि हालांकि कितना कृष्णा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो दिल्ली की नई नवेली सरकार है उस पर लगातार प्रदूषण को लेकर हमलावर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो ये 3 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने का हवाला दिया जा रहा है, वो कौन कौन सी 3 सीएजी की रिपोर्ट है, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा ये कि जिस पानी पर, जिस प्रदूषण पर आज बहस होने जा रहा है, क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 4 दिवसीय जो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है वो बेहद हंगामेदार होने जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट की बात की गई है रेखा सरकार की तरफ से, वो ये कहा गया है कि जो पूर्व सरकार है उसमें जो खर्चे की बात की गई थी, जैसे कि आपको शीश महल की बात की जा रही थी, जो शीश महल इन्होंने बनकर तैयार किया था उससे कुल मिलाकर कितने खर्चे हुए थे। शराब से जुड़ा एक मामला भी है, जैसे पिछली सरकार के जो शराब अभी तक जो मुद्दा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सीएजी रिपोर्ट आएगी। और ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे आपको बता दूं जिस तरह से उस समय तत्कालीन सरकार के तो उस समय जो है परिवहन से जुड़ा एक मुद्दा था, परिवहन में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला था। कहीं ना कहीं ऐसे कई सारी जो रिपोर्ट है, 3 बेसिक जो मुख्य रिपोर्ट उसको पेश करेगी सरकार, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी है ये। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सरकार है उसके साथ जो है मौजूदा जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेंगे और कहीं ना कहीं तीसरे हमले भी बोलेंगे, क्योंकि कई तरह के कई करने के लिए जो है विपक्षी पार्टी ने बना के रखा है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर इसे लंबी बहस चलेगी। सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि बहस चले लेकिन शांतिपूर्वक चले और प्रदूषण के मामले पर लंबी बहस चलेगी, वो पूरी तरह तैयार है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नए साल का पहला सत्र यानी शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और 3 सीएजी रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन के पटल पर रखने की बात कर रही हैं। हालांकि पानी पर और इसके बाद प्रदूषण पर तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी और इसका स्वागत भी दिल्ली के मंत्री कर रहे हैं। हालांकि ये जब सदन की शुरुआत होगी उसके बाद जो हंगामा देखने को मिलेगा वो जाहिर सी बात है हंगामा होगा, क्योंकि प्रदूषण लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर लगाते रहे। सदन की शुरुआत होगी और उसके बाद देखने को मिलेगा कि तस्वीर कैसी होती है। रुक करेंगे फिलहाल अगली खबर की ओर। अगली खबर मणिपुर से है, जहां बिष्णुपुर जिले के सेतो इलाके में आज सुबह संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये हमले आज सुबह करीब 5:40 से 8:45 के बीच किए गए। सेतो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नगनू कोन वार्ड संख्या 7 और 8 में 3 शक्तिशाली आईडी विस्फोट किए गए और जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इन बम धमाकों में सोइबम सनातोम्बा सिंह और नोकथोम्बम इंदुबाला देवी
गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हालत जो है उनकी वो नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने इलाके में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्रीय सुरक्षा बल उनके घरों और गांवों की सुरक्षा करने में विफल रहा है। उनका कहना है कि पड़ोसी जिला चुराचांदपुर की पहाड़ियों से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब कल ही यानी 4 जनवरी बीते दिन 2026 सुरक्षा बलों ने बिष्णुपुर इलाके के जिले के अन्य हिस्सों से रॉकेट और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। तो वहीं और राजस्थान में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रात करीब 10 बजे और पुलिस थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और साचोर में जयपुर जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और थाना प्रभारी करण सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के योगदान को याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम पर पहुंचने के दौरान कल्याण सिंह ने राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बिना झिझक के मुख्यमंत्री पद का कल्याण सिंह ने बलिदान दिया। योगी ने कहा कि ढांचा गिरने की जिम्मेदारी भी उन्होंने स्वयं ली। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल को विकास, सुशासन और राष्ट्रवादी सोच के लिए यादगार बताया। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। 1991 में तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्रालय ने रविवार को एजीएमयूटी कैडर के 49 अधिकारियों का बड़ा तबादला किया है। तबादले में 31 आईएएस और 18 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण शामिल है। अधिसूचना के मुताबिक यह तबादला दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर हवेली में लागू होंगे। 1992 बैच के आईएएस और एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार का तबादला दिल्ली से जम्मू और कश्मीर किया गया। 1994 बैच के आईएएस संजीव खिरवार को लद्दाख से दिल्ली भेजा गया। तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और प्रशासनिक कार्यों का जो है हवाला करते हुए ये अपने पद पर तैनात होंगे, यानी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करेंगे।
तो जम्मू और कश्मीर से मौसम को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुलमर्ग में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात बताई गई। गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान गिरकर -8.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड से बचने की चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई। तो लेह से जुड़ी फ्लाइट सेवाओं को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक लेह से भारी बर्फबारी के चलते फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस वजह से उड़ानों में देरी की स्थिति बन सकती है। एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर यात्रियों को ज्यादातर इंतजार करना पड़ सकता है। इंडिगो ने यात्रियों से अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां वायु प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और विधायकों ने सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदूषण पर ठोस और तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वायु प्रदूषण से जनता का स्वास्थ्य जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के चलते माहौल गर्म हो गया। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गोवा से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ गोवा शिपयार्ड में ICTS यानी समुद्र प्रताप के कमिश्निंग समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश उपकरण देश में ही निर्मित हैं। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में रक्षा और नौसेना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटीज के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और खास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूं 60% ही नहीं बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप्स में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम हैं। मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। तो राजस्थान में विंटर टॉर्चर के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और लोगों की रफ्तार धीमी हो गई है। राज्य के 23 से ज्यादा शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर का असर जारी है। श्रीगंगानगर से लेकर कोटा संभाग तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई।
तो अगली खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान में इस बार प्रवासी पक्षियों का रिकॉर्ड आगमन देखने को मिला है। रूस और आर्मीनिया से पाकिस्तान होते हुए करीब 20,000 कुरंजा पक्षी राजस्थान पहुंचे हैं। इन पक्षियों ने बीकानेर क्षेत्र में डेरा डाला है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। इस दौरान दुर्लभ किंग वल्चर की मौजूदगी भी देखने को मिली। मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस से करीब 5,000 किलोमीटर का सफर तय करके ये पक्षी यहां तक पहुंचे। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।